गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पिछली तासिका में फीचर लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उस जानकारी के अंतर्गत हमने देखा था कि स्नेहा फीचर लेखिका जो है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ उन्हें एक व्याख्यान देने के लिए पत्रकारिता के कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया हुआ था। वहाँ पर विद्यार्थी जो है वह हॉल में पूरा हॉल भरा हुआ था और छात्र विद्यार्थी स्नेहा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और स्नेहा भी बड़े ही मन से दिल से छात्रों को अपनी फीचर लेखन की जानकारी दे रही थी। जानकारी देते देते वह उन्हें कह रही थी फीचर लेखन कैसे होता है, कौन कौन से विषय उसके अंतर्गत होते हैं, चित्रों का महत्व तथा उदाहरणों का, मुहावरों का, कहावतों का, लोकोक्तियों का क्या क्या महत्व उसके अंतर्गत होता है, तो वह छात्रों को बता रही थी। तो हम आगे देखते हैं कि लेखिका हमें और फीचर लेखन के बारे में क्या जानकारी देती है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि फीचर लेखन के प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं, प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख पॉइंट्स क्या है। तो फीचर लेखन के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं देखिए। तो फीचर लेखन का आरंभ किस प्रकार का है, फीचर लेखन का मध्य किस प्रकार होना चाहिए, उसका चरम यानी कौन सी सीमा तक उसे लिखा जाना जरूरी होता है, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, फीचर लेखन जो समाचार तैयार किया जा रहा है उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, और फीचर लेखन उस समाचार का समापन किस तरह किया जाता है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें फीचर लेखन लिखते समय लेखिका को देखना जरूरी होता है। तो लेखिका वहाँ पर हमें यह सारी जानकारी और भी आगे अच्छी तरह से देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए हमने यह 6 मुद्दे देखे यहाँ पर कि फीचर लेखन का आरंभ, मध्य, उसका ऊंचाई, भाषा शैली, उसका निष्कर्ष और समापन यानी समारोह किस तरह से किया जाता है। तो अभी आगे देखिए उसके अंतर्गत लेखिका हमें क्या बता रही है। कहानी बहुत ही रोचक है, नया ज्ञान हमें लेखिका देना चाहती है और उस ज्ञान को हम हमेशा के लिए हमारे पास हम रख सकते हैं। इतना ज़रूरी और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, स्नेहा हॉल में बोलती जा रही थी, बच्चों को ज्ञान देने का कार्य कर रही थी और फीचर लेखन का महत्व समझा रही थी। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए स्नेहा से प्रश्न पूछा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। छात्र वहाँ पर हॉल में उठकर खड़े होते हैं, उन्हें अपना हाथ ऊपर करके लेखी स्नेहा को बताते हैं कि मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला हुआ है। यानी विद्यार्थियों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला आपका और कोई प्रश्न है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला आपका और कोई प्रश्न है, स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। उन्होंने उसको विश्वास में लिया और फिर से कहा कि आपको और भी कोई प्रश्न है फीचर लेखन के बारे में तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। मैडम मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। अभी देखिए वहाँ पर हॉल में बैठे हुए विद्यार्थी स्नेहा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैडम कितने विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है और उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, अभी स्नेहा भी देखिए कितने प्यार से और पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि छात्रों को पूरी जानकारी दी जाए।
तो स्नेहा उन्हें बता रही है कि बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। कौन कौन से विषय लिए जा सकते हैं फीचर लेखन में? किसी व्यक्ति, जीव जंतु यानी छोटे छोटे से कीटकों पर भी यह विशेष फीचर लेखन किया जा सकता है। तीज त्योहार, किसी विशेष दिन पर, किसी विशेष स्थान पर, प्रकृति तथा परिवेश यानी पर्यावरण से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इतने सारे विषयों को लेकर यह फीचर लेखन किया जा सकता है, ऐसे स्नेहा छात्रों को बता रही है। और उसके साथ साथ वह कह रही है कि वह कल्पनाशीलता पर भी लिखा जाता है, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी एक प्रकार की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, तो मनोरंजक और आकर्षक भाषा शैली, सृजनात्मक कौशल को भी हम वहाँ पर ले सकते हैं। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई। एक क्षण के लिए वह रुक गए, फिर बोलने लगे। फीचर के अनेक प्रकार हैं। थोड़ी देर उन्होंने हॉल में सभी छात्रों का निरीक्षण किया और फिर बोलने लगी कि फीचर के अनेक प्रकार हैं। उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। कितने विषय हो गए? 6 विषय। अलग अलग 6 प्रकार हैं फीचर लेखन के। उसमें पहला प्रकार है व्यक्तिपरक फीचर लेखन, दूसरा है सूचनात्मक फीचर लेखन, तीसरा है विवरणात्मक फीचर लेखन, चौथा विश्लेषणात्मक फीचर लेखन, 5वां प्रकार था साक्षात्कार फीचर लेखन और लास्ट 6 नंबर लास्ट प्रकार था विज्ञापन फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी फीचर लेखन करते समय कुछ तो नियम होंगे, उन नियमों का पालन किया जाना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारा फीचर लेखन बहुत ही अच्छा हो सके। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने, स्नेहा ने छात्र से कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही प्रश्न मुझे पूछा है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में अभी वह बता रही है, देखिए कौन कौन से नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए फीचर लेखन करते समय। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। किसी पर भी झूठा आरोप करना, गलत लिखना, गलत उस पर आरोप करना, यह नहीं होना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्लिष्ट भाषा नहीं चाहिए जो कि पाठक को, समाचार पत्र पढ़ने वालों को समझ में नहीं आएगी, ऐसी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा अलंकारिकता भी भाषा में नहीं दिखनी चाहिए। तो सरल, आसान सी भाषा शैली होनी चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना नहीं चाहिए। यानी लोगों तक, समाज तक कोई भी झूठी बात नहीं जानी चाहिए। कोई गलत संख्या, गलत प्रसंग, गलत घटनाओं का उल्लेख फीचर लेखन में नहीं करना चाहिए। फीचर अति नाटकीय से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। नाटकीयता या कोई
झूठापन या वह सही सच न लगना, ऐसी भाषा शैली या नाटकीयता उस फीचर लेखन में नहीं होनी चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। ज़्यादा काल्पनिक बातें नहीं होनी चाहिए। कोई अतिशयोक्ति बात बताने में नहीं होनी चाहिए। जो है सही सही और उतना ही बताया जाना चाहिए कि जितना आवश्यक है। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो इन सभी नियमों को बताने के बाद स्नेहा विद्यार्थियों को बता रही है कि इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में बहुत और पढ़ना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। तो वह विद्यार्थिनी मैडम से प्रश्न पूछती है, मैडम क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? तो मैडम कहती है, स्नेहा कहती है, हाँ क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, उसे की क्रमबद्धता क्या होती है, उसमें किस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, कौन से मुद्दे उसके अंतर्गत आना ज़रूरी है। तो यह उसकी प्रक्रिया अभी स्नेहा विद्यार्थियों को बता रही है। प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। पहला है विषय का चयन, दूसरा है सामग्री का संकलन और तीसरा है फीचर की योजना। अभी विषय का चयन करना यानी चुनना, उसे विषय को अच्छा विषय चुनकर उसे लेखन करना और उसे लोगों तक पहुंचाना, समाचार पत्र में देना, यह बहुत बड़ा कार्य होता है। तो विषय किस तरह से चुना जाना चाहिए, तो देखिए फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। किस प्रकार का विषय होना चाहिए, देखिए रोचक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक, सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके, नया कुछ उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित कर सके, ज्ञान बढ़ा सके, ऐसा ज्ञानवर्धक विषय होना चाहिए। और उत्प्रेरित यानी पढ़ने वालों को, पाठक को उत्साह आना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उनके अंतर्गत स्फूर्ति आनी चाहिए, ऐसा विषय फीचर लेखन का होना चाहिए। उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए, अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। समय के अनुरूप विषय को चुनना ज़रूरी होता है और समसामयिक यानी सर्वसामान्य से लेकर छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग उसे समझ सके, पढ़ सके, ऐसा सामयिक विषय फीचर लेखन में लिया जाना ज़रूरी होता है। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। लास्ट बट बहुत ही अच्छा वाक्य लेखिका ने यहाँ पर बताया हुआ है कि विषय कैसा होना चाहिए, तो जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला विषय होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंतर्गत या पाठकों के अंतर्गत जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि अब जो घटना यहाँ पर चल रही है और आगे क्या होगा, आगे इसमें और क्या आएगा, यह उत्सुकता उनके अंतर्गत निर्माण होनी चाहिए। तो इस प्रकार का विषय फीचर लेखन का होना ज़रूरी होता है। सामग्री का संकलन, अभी फीचर लेखन करते समय सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और
अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। यानी यदि उचित जानकारी फीचर लेखन में दी नहीं जा रही है, वह विषय अच्छा है लेकिन उचित जानकारी नहीं दी जा रही है उस विषय के माध्यम से, और उस विषय के संदर्भ में अनुभव का अभाव होना। यदि हमें उस विषय के बारे में अनुभव ही नहीं है तो हम छात्रों को या समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठकों को हम क्या जानकारी देंगे, क्योंकि हमें वो घटना के बारे में अनुभव है ही नहीं। इसलिए हमारे पास उचित जानकारी और अनुभव के होना ज़रूरी होता है, और वह यदि अनुभव और उचित जानकारी हमारे पास यदि नहीं है तो हमारा फीचर लेखन नीरस होगा, रस नहीं निर्माण होगा, आकर्षकता नहीं आएगी, किसी को पढ़ने के लिए उत्साह उसमें नहीं होगा। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। फीचर लेखन करते समय किसी एक पुस्तक से ली गई जानकारी नहीं पूर्ण होती है, तो वहाँ उस फीचर लेखन को लिखने के लिए हमें बहुत सारे पुस्तकों की आवश्यकता होती है, समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की, मासिक, साप्ताहिक, इसकी भी ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ बहुत सी सामग्री हमें जुटानी पड़ती है, बहुत सा साहित्य देखना पड़ता है, और उससे भी हमें सामग्री अच्छी तरह से नहीं मिलती है, तो हमें कई अलग अलग जगहों पर जाकर सामग्री जुटानी पड़ती है। तो सामग्री संकलन करना, उस विषय की छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करना फीचर लेखक का बहुत बड़ा कार्य होता है। उसे बहुत बड़ी जानकारी होना ज़रूरी होता है, अनुभव प्राप्त होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर वह हमें बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद है फीचर योजना। अभी फीचर योजना क्या है, देखिए, फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना ज़रूरी होता है। फीचर लेखन करते समय क्रमबद्धता होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, क्या करना है वह सब कुछ तय किया जाना ज़रूरी है, तभी जाकर वह फीचर लेखन शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कोई कार्यकारिणी तैयार की जाना ज़रूरी होती है, कोई समिति तैयार करना, समूह तैयार करना, उसे योजना तैयार करना, यानी कौन क्या करेगा, किस तरह से करेगा, कहाँ पर होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर उस योजना बनाते समय ही मिल जाएंगे। तो फीचर लेखन करते समय योजना यदि तैयार होगी तो आसानी से वो फीचर लेखन अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। तब वह छात्र प्रश्न पूछता है, फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है। यानी सोपान यानी कितने नियम होते हैं और कितने चरण होते हैं। फीचर लेखन के कितने सोपान होते हैं, कितने चरण होते हैं, या सोपान यानी कितने नियम और चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया। स्नेहा ने उसे कहा, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। देखिए, आज की तरुण पीढ़ी जो है वो बहुत ही अपने भविष्य के लिए प्रति बहुत उजागर है, अपने भविष्य के प्रति फ्यूचर के
प्रति बहुत ही क्रियाशील और सतर्क है। इसलिए वह प्रश्न भी फीचर लेखन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पूछ रहे हैं। आप लोग फीचर में चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने कहा कि आपने पूछा हुआ प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लेखन किया जाता है। फीचर लेखन करने के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? फीचर लेखन करते समय 4 मुद्दों को सामने रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वह 4 प्रमुख मुद्दे कौन से हैं कि जिनके आधार पर फीचर लेखन किया जाता है? तो सबसे पहले है प्रस्तावना। फीचर लेखन की प्रस्तावना अच्छी, आकर्षक और विषय से संबंधित होना ज़रूरी होता है। यानी विषय से रिलेटेड, विषय से अनुकूल होना ज़रूरी होता है। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि फीचर लेखन की प्रस्तावना बहुत ही आकर्षक और विषय से संबंधित होनी चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा विशेषता है उसकी विवरण अथवा मुख्य कलेवर। मुख्य कलेवर यानी प्रमुख विषय जिसे हम कहेंगे कि फीचर लेखन की प्रस्तावना के बाद मुख्य विषय आता है, तो वो मुख्य विषय किस प्रकार का होना चाहिए या उसका स्पष्टीकरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित अथवा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वालों को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। देखिए, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता और रोचकता के साथ साथ संतुलित अथवा आकर्षक शब्द, संतुलित यानी नपेतुले शब्द, कम शब्दों में अधिकाधिक जानकारी देना और वो भी आकर्षक शब्दों के साथ जानकारी देना और उन शब्दों में उस विषय को गूंथना, पिरोना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। और वह आकर्षक और नपे-तुले शब्दों में पाठकों के सामने उसे रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। कलेवर इतना अच्छा होना चाहिए कि फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण उसे होना चाहिए, उसे पूरा ज्ञान मिलना चाहिए, उस विषय से संबंधित सारा अनुभव और ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे आकर्षक और कम शब्दों में लिखा हुआ फीचर लेकर आना चाहिए। तीसरी बात है उपसंहार। अभी उपसंहार क्या है देखिए, यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सारांश, जो भी सारा सारांश, प्रस्तावना हुई, मुख्य विषय हुआ, उसका सारांश जो है वह उपसंहार में होता है। यानी पूरे विषय को निचोड़ कर वहाँ पर लिखा जाता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। यानी फीचर लेखन का निष्कर्ष क्या है, क्यों लिखा गया है, उसका संदर्भ भी लेखक, फीचर लेखक ने उपसंहार यानी आखिरी परिच्छेद में
दे सकता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर पाठकों को ढूंढने के लिए भी फीचर लेखक विषय को अधूरा छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यानी पाठक को ज्ञान भी मिलना चाहिए, जिज्ञासा भी उत्पन्न होनी चाहिए और ज्ञान अच्छी तरह से अनुभव भी फीचर लेखन से लोगों को, पाठकों को मिलने चाहिए। ऐसा लेखन वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। शीर्षक क्या होना चाहिए फीचर लेखन का, किस प्रकार का होना चाहिए? शीर्षक यानी टाइटल, वह टाइटल किस प्रकार का होना चाहिए? तो विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होता है। यानी जितना सुंदर और आकर्षक टाइटल फीचर लेखन को दिया जाएगा उतना वह और भी रोचक और जिज्ञासावर्धक होता है। इसलिए विषय को औचित्यपूर्ण शीर्षक दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। आकर्षक शीर्षक होना बहुत ज़रूरी होता है। शीर्षक को पढ़कर ही लोग कहानी पढ़ना आरंभ करते हैं। तो विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होता है। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। लोगों के मन में कहानी फीचर लेखन के प्रति आकर्षकता निर्माण होने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होने वाला शीर्षक चाहिए। नवीनता उसमें होनी चाहिए, आकर्षकता होनी चाहिए और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण होते हैं। शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए कि शीर्षक में नवीनता आनी चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, टाइटल नवीन होना चाहिए, टाइटल आकर्षक होना चाहिए और ज्ञान में बढ़ावा लाने वाला होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाने वाला शीर्षक होना चाहिए। उत्तम शीर्षक के यह सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं उत्तम शीर्षक के? शीर्षक संक्षिप्त, रोचक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और ज्ञान वृद्धि कराने वाला शीर्षक, यह उत्तम शीर्षक के सारे गुण हैं। आपने फीचर का मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर हो गया है। ऐसा स्नेहा ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया है कि आपने मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना हुआ है, आपकी सारी शंकाओं का निरसन भी यहाँ पर हो गया है और सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाने के कारण आपको समाधान भी प्राप्त हुआ होगा। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी? स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। वह जो पत्रकार गुलदस्ता लेकर आए हुए थे वह गुलदस्ता स्नेहा जी को देते हुए कह रहे हैं कि मैं एक जाना माना पत्रकार जो हूँ वह आपकी बदौलत हूँ, आपकी वजह से हूँ। आपके द्वारा मिला हुआ जो सारा ज्ञान है वह मैंने प्राप्त किया और मैं भी पत्रकार बना हुआ हूँ। तो यह मुझे पत्रकार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। स्नेहा कहती है, मेरा योगदान? और वो कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से प्रश्न पूछा उस पत्रकार से। तो पत्रकार ने उत्तर दिया, मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था
उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। देखिए, फीचर लेखन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें रुचि लेते हैं तो हम भी एक अच्छे समाचार लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। यह सारी जानकारी पत्रकार बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, समाचार लेखन करने के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, उन सभी की जानकारी डॉक्टर लेखिका बीना शर्मा जी ने हमें इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की है। छोटी सी कहानी के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है और उसे हमने यहाँ पर अभी देखकर यह समझा हुआ है कि सच में फीचर लेखन बहुत ही अच्छा होता है और महत्वपूर्ण होता है। अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए उन्होंने एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, वह चार्ट हम देखते हैं कि फीचर लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर उन्होंने 9 अलग अलग विशेषताएं बताई हुई है। वह विशेषताओं को हमने शाब्दिक रूप में पढ़ा है, अभी यहाँ पर हम डायग्राम के में देखते हैं। मनोरंजकता फीचर लेखन की बहुत बड़ी विशेषता है। ज्ञानवर्धकता, ज्ञान प्राप्त करना या पाठकों को ज्ञान देना, मानवीय रुचि पर आधारित होनी चाहिए, मानव को रुचि निर्माण होनी चाहिए, कल्पनाशीलता उसमें आनी चाहिए, भावात्मकता भी होनी चाहिए, तर्क संगतता होनी चाहिए। फीचर लेखन में गतिशीलता होनी चाहिए, नहीं तो वह नीरस बन जाएगा, इसलिए गतिशीलता की आवश्यकता है। रोचकता होनी चाहिए और चित्रात्मकता भाषा शैली होनी चाहिए। चित्र तथा डायग्राम तथा फोटो, इस प्रकार में चित्रात्मकता भाषा शैली को यदि हम फीचर लेखन में देते हैं तो वह बहुत ही परिपूर्ण, सक्षम और बहुत ही ज्ञानवर्धक फीचर लेखन हो सकता है। तो यह सारी विशेषताएं फीचर लेखन की है। अभी यहाँ पर एक प्लेयर का अवार्ड लेते समय जो चैंपियन बना हुआ है उसकी कहानी लेखिका ने हमें यहाँ पर बताई हुई है। छोटी सी कहानी है, हम 5 मिनट में उसे पढ़ते हैं। देखिए फीचर लेखन क्या होता है। उन्होंने एक उदाहरण हमें दिया हुआ है कि फीचर लेखन किस तरह से लिखा जाता है। अभी यह सारी विशेषताएं फीचर लेखन की उन्होंने बताई। फीचर लेखन की मुद्दों पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, यह सब कुछ हमने देखा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक समाचार यहाँ पर बनाया हुआ है और वह समाचार उन्होंने उत्कृष्ट फीचर लेखन का एक नमूना हमारे सामने रखा हुआ है। तो उसे आप यदि पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि सच में समाचार किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए हम उसे सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें कोई अनुभव यदि आता है अलग से तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। अब यह टाइटल लिखिए, शीर्षक कैसे होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इसी प्रकार शीर्षक आकर्षक है। देखिए, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। अभी यह आकर्षक, प्लेयर का अवार्ड लेना और प्लेयर को अवार्ड में चैंपियन बनना, यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने टाइटल में दी हुई है, शीर्षक में दी हुई है। अभी देखिए मैं आपको फटाफट यह समाचार पढ़कर बताती हूँ कि किस तरह से फीचर लेखन किया जाता है। नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3-0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया है। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अभी उन्होंने कहा था ना, मुहावरे कहावती है, लोकोक्तियों का भी उसमें समावेश होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक मुहावरा आया हुआ है,
उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती है, इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। देखिए उन्होंने कहावत और लोकोक्ति यहाँ पर दी हुई है, जो सुविचार और सुवचन भी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा आरोग्य रहता है, उस व्यक्ति का मन भी स्वस्थ और अच्छा रहता है। तो शरीर जितना हमारा शरीर जितना अच्छा रहेगा, उतना हमारा मन भी उत्साह और प्रेरणा से भरा हुआ रहेगा। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखा जाए तो खेल कूद आज सफल करियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम भी है और दाम भी। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था। डॉक्टरों ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रग्बी तो है ही। इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती ही है, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूज़र बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और मैं चैंपियन बन गई। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन। देखिए हमें खेल कूद से क्या क्या सीख मिलती है। अनुशासन, नियमों में रहना, खुद को स्वयं शासन लगाना, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क इत्यादि कार्य हमें खेल कूद के द्वारा हमारे अंतर्गत इतने सारे गुण भर जाते हैं। हमारा शरीर जो है, हमारे विचार जो है, इन सभी नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। अनुशासन, समय की पाबंदी तथा समय का महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना और टीम वर्क इत्यादि गुण हमारे अंतर्गत खेल कूद के द्वारा निर्माण हो जाते हैं। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम
में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाते हैं ये खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने, ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण लेखिका ने फीचर लेखन का हमारे सामने रखा। कितनी सारी जानकारी हमें छोटे से एक परिच्छेद में लेखिका ने दे दी है। और यहाँ पर एक लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है कि फीचर लेखन के प्रकार: समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर। यानी समाज से रिलेटेड जो सारे विषय हैं उन सभी विषयों को यहाँ पर फीचर लेखन में लिया जा सकता है। यह लेखिका ने हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा यह फीचर लेखन का जो टॉपिक था वह हमने अच्छी तरह से पूर्ण किया हुआ है। सभी विषयों, सभी मुद्दों पर हमने स्पष्टीकरण और विश्लेषण यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। अभी कुछ व्यवहारिक प्रश्न और पाठ पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हें आपको स्वाध्याय के तौर पर आपके पाठ्य पुस्तक में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फीचर लेखन पाठ जो है वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन की तैयारी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।